गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 1 में हमारा विषय 2 राजा, किसान और नगर, या जिसका लास्ट टॉपिक है एक तरह से हमारे इसमें हमने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बाद किस प्रकार से नगरों का विकास हो वो पढ़ा। फिर जेम्स प्रिंसेस और प्रियदर्शी शब्द जो कि अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ था अभिलेखों में, इसके बारे में जाना। फिर प्रारंभिक राज्य जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में जाना। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमने मानचित्र की सहायता से भी देखा। इसके बाद हमने हमारे 16 महाजनपद में प्रथम जो मगध जो महाजनपद था उसका विस्तार देखा। और आरंभिक राज्य में हमने मौर्य वंश के बारे में जाना कि सबसे पहले कौन सा शासन आया था, मौर्य वंश, इस समय महाजनपद काल में। और इसने अपने साम्राज्य के प्रशासन के लिए बहुत सारी समितियां बनाई, उनके बारे में जाना हमने। और इन समितियों के बारे में हमने जानने के बाद वहाँ के जो लोगों ने किस प्रकार से अपने शासन को, साम्राज्य को महत्वपूर्ण बनाया, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में राजधर्म का जो नवीन सिद्धांत था, दक्षिण का राजा और सरदार, सरदार और सरदारी शब्द, इसका उल्लेख देखा। दैविक राजा यानी कि राजा अपने आप को देवता मानता था, इसका उल्लेख भी हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने कनिष्क के कुछ जो अभिलेख और आदि थे उसके बारे में भी इसमें जाना। और उस समय धीरे धीरे जैसे बदलता हुआ जो देहात था यानी ग्रामीण क्षेत्र था वो बदल रहा था। राजा की छवि जो थी वो लोगों के मन में परिवर्तित हो रही थी। उपज बढ़ाने के तरीके हल और कुदाल ये भी प्रयुक्त हो रहे थे। और ग्रामीण जो जीवन था उसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं आ रही थी। और जो राजा था वो जैसे प्रभावती गुप्ता का यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की जो रानी थी उसका उल्लेख दिया है कि भूमि दान के द्वारा किस प्रकार से जीवन को परिवर्तित किया जाता है। यहाँ प्रभावती गुप्ता का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद हमने नगरीय जनसंख्या में सम्राट वर्ग और शिल्पकार जो लोग थे उनके बारे में जाना कि किस प्रकार से शिल्पकार अपने अपने समय पर कार्य करते थे। और इसी के साथ हमने देखा कि उपमहाद्वीप के बाहर भी लोग व्यापार कर रहे थे। सिक्कों के द्वारा विनिमय यानी व्यापार किया जाता था और राजा उन सिक्कों के द्वारा क्या करता था, व्यापार में लोगों की सहायता करता था। और ये सिक्के केवल राजा के नाम से नहीं थे, अन्य लोगों के नाम से भी थे। फिर हमने अभिलेख का अर्थ समझा कि अभिलेख में जो शब्द लिखे जाते थे उनसे हम क्या करते थे, उन अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करते थे। जैसे ब्राह्मी लिपि जो अशोक के समय प्रारंभ हुई थी उसमें सबसे पहले अभिलेख लिखे गए थे। फिर खरोष्ठी लिपि का भी बताया गया कि खरोष्ठी लिपि में किस प्रकार से अभिलेख लिखे गए यूनानी और खरोष्ठी लिपि में। उसके बाद अभिलेखों से हमें अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ऐतिहासिक समय की जानकारी मिलती है, राजा के समय की जानकारी मिलती है, इस राजा ने लिखवाया। अब पढ़ेंगे हम अभिलेख साक्ष्य की सीमा। जो अभिलेख थे इनकी जो साक्ष्यों की एक सीमा होती थी, तकनीकी सीमा जिसे हम कहते हैं। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया था, इन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता था, साथ ही अभिलेख नष्ट हो जाते थे कभी कभी, क्योंकि अक्षर भी क्या है वो पत्थर या मिट्टी से बने हुए थे तो टूट जाते थे। वास्तविक अर्थ के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। यदि आप अभिलेख या स्रोत पत्र को पढ़ेंगे तो जो उल्लेख हमने चित्र में 2 में किया है तो वहाँ विद्वानों ने पढ़ने की वैकल्पिक विधियों की चर्चा की है। यानी हर विद्वान अपनी विधि बता रहा है कि किस प्रकार से अभिलेख को पढ़ा जाए। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं लेकिन सभी का अर्थ निकाले या प्रकाशित किया जाए, अनुवाद किया जाए, ये संभव नहीं था और न इनको सुरक्षित रखा जा पा रहा था अभिलेखों को। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त एक और समस्या थी इसके लिए कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनको भी अंकित किया गया था मुख्य रूप से, और जो सामान्य अभिलेख थे उनके बारे में या सामान्य जीवन के बारे में नहीं बताया गया था। उदाहरण के तौर से खेती की दैनिक प्रक्रिया, रोजमर्रा की जिंदगी, सुख दुख का उल्लेख इन अभिलेखों में नहीं मिलता है क्योंकि सामान्य चीज़ें यहाँ वर्णित नहीं थी। प्राय इन बड़े और विशेष जो अभिलेख थे जिनमें विशेष चीज़ों का ही वर्णन किया गया है, विशेष अवसरों का वर्णन है, इसलिए अभिलेख उन व्यक्तियों के विचार को व्यक्त करते हैं जो खुद बनवाते थे। यानी कि कुल मिलाकर अभिलेखों में किसका वर्णन है, राजा का, राजा के विचारों का, राजा के विशेष अवसरों का, राजा के दान का, राजा ने कौन से सिक्के बनवाए, राजा किसके साथ शासन करा था, किसके साथ युद्ध करा था, इन्हीं के बारे में इसमें बताया गया। इस प्रकार देखें हम तो इन अभिलेखों में राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का जो ज्ञान है वो हमें मिलता है केवल राजा से संबंधित। साथ ही प्राचीन जो इतिहास है अर्वाचीन दोनों प्रकार के जो प्रमाण हमें मिलते हैं वो सामान्य रूप से हमें प्राप्त होते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदाय का उदय, ये सब हमें इससे महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं। इस प्रकार से इतिहासकारों की इनकी रुचि बढ़ी है
और धीरे धीरे हम इन इतिहास के स्रोतों से नवीन जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ एक आपको चित्र दिखाया गया है कर्नाटक से प्राप्त ताम्र लेख, जो कि 6ठी शताब्दी का है। इसके बाद आपकी काल रेखा दी गई है। काल रेखा में आपको दिया गया है कि 600 से 500 ईसा पूर्व में हम धान की रुपाई, गंगा घाटी का जो नगरीकरण था, महाजनपद और आहत सिक्के थे, इनका प्रयोग करने लगे थे। और 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने सत्ता स्थापित कर ली थी। फिर सिकंदर का आक्रमण हुआ था 327 से 325 ईस्वी। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्यारोहण यानी कि उसका शासन का समय प्रारंभ होता है। फिर अशोक का समय बताया गया 272 से, और मौर्य शासन का जो अंत था 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था। उसके बाद शक, चौल, चेर, पंड्या और दक्कन के सातवाहन आए थे, और सातवाहन शासकों ने अपना शासन 100 से 200 ईसा पूर्व में किया। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में था। कनिष्क ने इस समय अनेक प्रकार के सिक्के चलाए थे। सातवाहन और शकों ने भूमिदान का उल्लेख किया 100 से 200 ईसा पूर्व। गुप्त शासन का प्रारंभ होता है 320। और सबसे पहले समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का जो समय था 335 से 375, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो दक्कन में वाकाटक में अपना राज्य विस्तृत करता है, उसका समय था 375 से 415 ईसा पूर्व। कर्नाटक में चालुक्यों का उदय, तमिलनाडु में पल्लवों का उदय 500 से 600 ईसा पूर्व, और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जिस समय चीनी यात्री हैनसांग यात्रा करते हैं, यहाँ सही लिखा हुआ नहीं है, हैनसांग है वो, 600 से 647 का समय था। और अरबों जो अरबी आक्रमणकारी थे, उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 में। इसी प्रकार से काल रेखा जो 2 है, उसमें बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था 1784 में, और 19वीं शताब्दी की भी यहाँ बताएं 1800 से लेकर के 1888 तक कि किस प्रकार से संस्कृत और तमिल भाषा के जो अभिलेख हैं उनको इकट्ठे किए थे कॉलिन मैकेंजी ने। उसके बाद जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाला था 1838 में, ये हम पाठ में पढ़ चुके हैं। अलेक्जेंडर कनिघम्ब ने अशोक के अभिलेखों का एक अंश प्रकाशित किया है। दक्षिण भारत के अभिलेखों में शोध पत्र एपिग्राफिक जिसे हम कहते हैं कर्नाटिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था 1886 में। एपिग्राफी इंडिका का प्रथम अंक 1888 में प्रकाशित हुआ था। और 20वीं शताब्दी में इन अभिलेखों से संबंधित जो डीसी सरकार ने एक इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिक ग्लोसरी को प्रकाशित किया था। इसके बाद हम आपके पाठ के जो प्रश्न हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।